नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, भारतीय इतिहास की इस वीडियो में वैदिक काल से संबंधित नोट्स एवं महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, जो सभी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, आरपीएससी, आरएएस, स्कूल लेक्चरल, सेकेंड ग्रेड टीचर, आर टेट, रीट, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, पुलिस एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। तो वैदिक सभ्यता इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो समझिए कि आज हम लोग किन किन टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेदिक काल, और उसमें ऋग्वेद को पढ़ेंगे, यजुर्वेद को पढ़ेंगे, सामवेद को पढ़ेंगे और अथर्ववेद को पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग जो वैदिक काल है उसमें स्त्रियों की दशा क्या है, ठीक है, उल्लेखित नदियाँ कौन कौन सी है, वर्ण व्यवस्था क्या था, सामाजिक जीवन कैसा था और राजनीतिक जीवन कैसा था, तो इन सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग समझिएगा कि हमारे चैनल में क्या क्या उपलब्ध है। तो यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता पर एक और वीडियो है, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता, भारत के समुद्री तट, भारत की प्रमुख जनजाति, प्रागैतिहासिक काल, भारत के प्रमुख बांध, भारतीय संविधान और भारत के दक्षिण एवं के पर्वत श्रेणियाँ, इस तरह से कई सारे वीडियोस उपलब्ध है जो कि आप देख सकते हैं और आपको हेल्पफुल बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आप हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक को, और जो हम लोग का आज का टॉपिक है वैदिक काल, तो उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैदिक काल, तो इसे आप लोग समझ लीजिए, और आप लोग जो ये नोट्स है आप इसे देख के ही आप लोग समझ सकते हैं कि आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण वैदिक सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो वैदिक सब काल है, ठीक है, वैदिक सभ्यता है, इसे वैदिक सभ्यता ही नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है वो है एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ये सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और इसका उल्लेख वेदों में मिलता है। ठीक है, वेदों में मिलता है, जिस कारण से इसका नाम पड़ा वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, तो वो आपको याद रखना है ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कैसी सभ्यता थी, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, शहरी सभ्यता थी। और ये जो हमारा वैदिक काल है ये कैसे सभ्यता है, तो यह एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, तो चलिए आगे पॉइंट देखिए कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन है, तो आर्य है। ठीक है, आर्य है। तो जो आर्य है तो ये इनका मूल स्थान कहाँ है। ठीक है, तो कई सारे विद्वान हैं और आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में अलग अलग अपने हिसाब से बताए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि दयानंद सरस्वती ने बताए हैं तिब्बत के हैं, जो आर्य थे वे कहाँ के थे, तिब्बत के थे। ठीक है, वही अगर हम तिलक की बात करें तो उन्होंने कहा कि उत्तरी ध्रुव के हैं आर्य। मैक्समुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है, और गंगानाथ झा के अनुसार बृहर्षि प्रदेश के थे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया ये स्लाइड। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। तो अगला स्लाइड है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है तो इसे हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला भाग आता है ऋग्वेदिक काल, जो कि जिसका समयकाल है
1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, यानी कि लगभग 500 वर्षों का ये काल है, ठीक है। उसके बाद है अगला है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, यानी कि 400 वर्षों का ये काल है। तो आई होप आप लोग को ईस्वी पूर्व पता ही होगा कि ईस्वी पूर्व जो होती है इसमें जो काल होता है ये उल्टा चलता है, ठीक है, इसमें उल्टी गिनती होती है। और जब ईस्वी चलता है, जैसे कि अभी हम लोग का चल रहा है 2023, तो इसके बाद क्या आएगा 2024, ठीक है। तो जब 2000 से पहले जो था 0 था, और उससे पहले का जो काल था वो उल्टा चलते हुए आया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, यानी कि समझ सकते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व, उसके बाद 1000 ईस्वी पूर्व आया, फिर 600 ईस्वी पूर्व आया, इस तरह से घटते घटते 0 हो गया, फिर 1 ईस्वी से शुरू हुआ, और आज हम लोग का चल रहा है 2023, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ईस्वी पूर्व, जिसमें उल्टी गिनती होती है। तो चलिए आगे की स्लाइड की ओर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे जो वैदिक काल है, ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे ऋग्वेद को, ठीक है। तो इसमें 4 वेद आता है, एक ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ये जो 4 वेद आते हैं, तो उन चारों वेदों को समझते हैं हम लोग पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद को। तो यहाँ पर देखिए कि ऋग्वेद मानव जाति का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ है। तो ऋग्वेद क्या है, एक ग्रंथ है, और मानव जाति का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसमें 10 मंडल, 10,552 श्लोक तथा 1028 सूक्त है, ठीक है। और इसमें 1017 साकल युक्त है, 11 वाल्मीकि सूक्त है, और तो ये सब है, ठीक है। यानी कि यहाँ समझिए कि इसमें क्या है, 10 मंडल है, और 10,552 श्लोक है इसमें, और 1028 सूक्त है इसमें, तो ऋग्वेद में, ठीक है। सबसे प्राचीन मंडल 2 से 8 है, तथा सबसे नवीन मंडल 1, 9 एवं 10 है, ठीक है। प्राचीन मंडल क्या है, 2 और 8, नवीन मंडल में क्या है, 1, 9 और 10 है, ठीक है। तो दूसरा मंडल में है ग्रीस मद भार्गव है, ठीक है। और तीसरा मंडल में है विश्वामित्र के बारे में है। चौथा मंडल में है वामदेव के बारे में उल्लेख है, ठीक है। पांचवा मंडल है उसमें अत्रि के बारे में, और छठा मंडल में भारद्वाज के बारे में, और सातवां मंडल में वशिष्ठ के बारे में उल्लेख है। और दूसरे से सातवें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल को क्या कहा जाता है, तो गोत्र मंडल कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं यजुर्वेद को, ठीक है। ऋग्वेद को हम लोगों ने देख लिया, तो यजुर्वेद में 1875 श्लोक है, जो कर्मकांड व यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है, ठीक है। जो यजुर्वेद है इसमें ज़्यादातर क्या है, यज्ञ एवं कर्मकांड के अनुष्ठान से संबंधित विषय हैं, ठीक है। इस वेद में सर्वप्रथम शून्य का प्रथम उल्लेख किया गया है, और इस वेद में सर्वप्रथम शून्य का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कौन कौन से भाग है, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। अब हमारे चैनल ऑफिशियल लैंस सामान्य ज्ञान जीके को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं सामवेद को, तीसरा वेद। सामवेद को मंत्रों का वेद तथा गायन का वेद भी कहा जाता है। यानी कि जो सामवेद है, ठीक है, तो ये क्या है, तो इसमें साम शब्द का ही अर्थ होता है गान। तो यानी कि इसमें ज़्यादातर मंत्रों का और गायन से संबंधित गीतों का इसमें वर्णन है, ठीक है। और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। यह सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद है, ठीक है। इसे बहुत कम ऐतिहासिक महत्व दिया गया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं हम लोग, और हमारा नेक्स्ट जो सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद, ठीक है। एक पॉइंट आपको याद रखना, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, और सबसे नवीन वेद है अथर्ववेद, यानी कि सबसे नया वेद है, ठीक है। तो यह वेद जादू टोना टोटका से संबंधित है, ठीक है। अथर्ववेद जादू टोना से संबंधित है, और यह लोकप्रिय धर्म
प्रतिनिधित्व धारण करने वाला वेद है। इस वेद में 20 कांड तथा 5849 मंत्र है। ठीक है, और इसे ब्रह्म वेद व क्षत्र वेद भी कहा जाता है। इसे तो अथर्ववेद को ब्रह्म वेद और क्षत्र वेद भी कहा जाता है। इस वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। अथर्ववेद के कोई भी आरण्यक नहीं है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हम लोग अभी एक शब्द देखे आरण्यक, तो समझ लेते हैं आरण्यक किसे कहा जाता है। तो आरण्यक वामप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। यानी कि आरण्यक आप समझ सकते एक प्रकार का ग्रंथ है। तो ये वामप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए थे, वामप्रस्थ आश्रम में लिखे गए थे, तो उन ग्रंथों को ही कहा जाता है आरण्यक। ठीक है, अब समझिए उपनिषद किसे कहते हैं। तो उपनिषद का अर्थ है कि गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना। ठीक है, गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठना को ही उपनिषद कहा जाता है। तो उपनिषद की संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की संख्या कई बार प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 108 उपनिषदों की संख्या है, परंतु प्रमुख उपनिषद 12 माने गए हैं। कुल संख्या कितनी है 108, और प्रमुख कितने हैं, तो प्रमुख है 12। कई जगह 14 का भी उल्लेख मिलता है। आपको ये भी याद रखना है कि कई जगह 14 का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि उपनिषदों के बाद वेदों का अंत हो जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है, वेदांत, यानी कि इसके बाद उपनिषदों के बाद वेद का अंत हो जाता है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि संपूर्ण उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति अपने नाम के पूर्व 118 संख्या व वेदांताचार्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जिसको उपनिषदों का संपूर्ण ज्ञान है, वह व्यक्ति अपने नाम के पूर्व 108 संख्या व वेदांताचार्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोग समझिए वेदांग, यानी कि वेद के कितने अंग हैं। तो वेद के कितने अंग हैं, तो 6 अंग हैं। तो कौन कौन से, तो पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से प्रश्न बनते हैं कि वेदांग कितने हैं, 6 है। तो कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग उपवेद देख लेते हैं। वेद के अंग तो हम लोगों ने देख लिया कि 6 होते हैं। अब देख लेते हैं उपवेद। तो इसमें है वेद, उपवेद। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऋग्वेद, तो इसके उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद, इसके उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, सामवेद का उपवेद क्या है, तो गंधर्व वेद, और अथर्ववेद के उपवेद क्या है, तो शिल्प वेद। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं कि जो ऋग्वेदिक का जो वैदिक काल है, उस समय कौन कौन सी नदियों का उल्लेख मिलता है। तो उल्लेखित नदियों को देख लेते हैं। तो कुल 42 नदियों की चर्चा की गई है तथा 19 नदियों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवत कहलाता है। यानी कि जो सतलज नदी है से यमुना नदी तक का क्षेत्र को ब्रह्मवत कहलाता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सप्तवे सैंधव प्रदेश के अंतर्गत सिंधु, सुसोमा तथा इसकी 5 सहायक नदियाँ थी। ठीक है, तो सप्त सैंधव प्रदेश के अंतर्गत सिंधु नदी जो था उसकी 5 सहायक नदियाँ थी। ठीक है, और सिंधु नदी का ही पुराना नाम क्या है, सुसोमा। ठीक है, तो कौन कौन सी उसकी जो सहायक नदियाँ थी, तो उनको देख लीजिए। तो जो सिंधु नदी थी उसकी सहायक नदियाँ 5 कौन कौन सी थी, बीतस्ता नदी। ठीक है, ये पुराना नाम है, अभी वर्तमान नाम क्या है, झेलम नदी। ठीक है, उसके बाद अस्कनी नदी, वर्तमान नाम है चिनाब नदी। पुरुषनी नदी, वर्तमान नाम है रावी नदी। विपाशा नदी, वर्तमान नाम है व्यास नदी। और 5वां है सतुद्री नदी, और वर्तमान नाम है सतलज नदी। ठीक है, तथा सरस्वती नदी शामिल की जाती थी। उस टाइम क्या था, इसमें सरस्वती नदी को भी शामिल किया जाता था।
सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी थी तथा सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदीतमा, नदियों की माता कहा जाता गया है। ठीक है, नदियों की माता किसे कहा गया है? तो सरस्वती को। ठीक है, सरस्वती को क्या गया? नदियों की माता कहा गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जो वैदिक काल था उस समय का जो वर्ण व्यवस्था कैसा था? ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, यानी कि जो ऋग्वेदिक कालीन वर्ण व्यवस्था थी तो उसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यानी कि 4 चीज़ों का वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो ऋग्वेदिक काल थी उस समय की राजनीतिक जीवन कैसा था। तो उस समय का जो समाज जो हम लोग आरोही क्रम में उस समय के समाज को देख सकते हैं। तो पहले सबसे छोटी इकाई पर था कुल, जिसे परिवार भी कह सकते हैं, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा था, यानी कि कुलों को मिलाकर बनता था ग्राम, फिर बनता था विश्व, फिर बनता था जन, फिर बनता था राष्ट्र। तो आपको याद रखना है कि कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र, इस तरह से राष्ट्र का निर्माण होता था। तो इस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुटुंब होती थी। ठीक है, कुल होती थी, कुल को ही क्या कहते हैं? कुटुंब कहते हैं, जिसका प्रधान कुलप या कुलपति होता था। ठीक है, कुलपति होता था किसका प्रधान? तो कुल का प्रधान, यानी कि परिवार का प्रधान कौन होता था? कुलपति या कुलप। यानी कि जो परिवार का प्रधान कौन होता है? तो पिता होता है, और पिता को ही कुलप कहा जाता था। विभिन्न कुटुंबों से ग्राम बनता था, यानी कि कई सारे जब कुल मिलते थे तो एक ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रधान ग्रामणी होता था। ग्राम का प्रधान कौन होता था? ग्रामणी होता था। ग्राम की चर्चा ऋग्वेद में 13 बार की गई है। कुछ ग्राम मिलकर 20 बनाते हैं, उसके बाद कई सारे ग्राम मिलकर बनते हैं 20। ठीक है, और जिसका प्रधान विस्पति होता था। ठीक है, और 20 का प्रधान कौन होता था? विस्पति होता था। कुछ 20 मिलकर जन का निर्माण करते थे, और कई सारे जब 20 मिलते थे तो क्या बन जाते थे? जन बन जाते थे, जिसका प्रधान राजा होता था। और जन का प्रधान कौन होता था? राजा होता था। तो ऋग्वेद में इसे गोपा गणस्य कहा गया है। अब उसके बाद आप लोग देखिए, और जो राष्ट्र का जो प्रधान होता था उसे राजन कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए वाजपति। तो वाजपति किसे कहा जाता था? चारागाह का जो अधिकारी होता था उसे वाजपति कहा जाता था, और स्पस जो गुप्तचर होता था उसे स्पस कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे स्लाइड देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो परिवार पितृसत्तात्मक था, मुखिया को गृहपति कहा जाता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे कि तो आपको ये क्या याद रखना है कि वैदिक कालीन सभ्यता थी तो ये कैसी थी? पितृसत्तात्मकता थी। ठीक है, और अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता, तो उससे अगर हम लोग तुलना करेंगे इसको, तो सिंधु सभ्यता में क्या था समाज? तो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये कैसा? पितृसत्तात्मक है। तो चलिए आगे हम लोग इसको देखते हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को। तो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, इसमें संयुक्त यानी कि जॉइंट फैमिली प्रचलित था। ठीक है, आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था, इसलिए इन्हें चरसनी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है संचरणशील। ठीक है, आर्यों की मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। ठीक है, और ये कृषि भी करते थे, व्यापार भी करते थे, लेकिन मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। आर्य जब एक जगह स्थायी निवास करने लगे तब इन्हें कृष्टि अर्थात कृषि करने वाला कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि पहले ये क्या करते थे? पशुपालन करते थे, तो तभी इन्हें क्या कहा जाता था? चरसनी कहा जाता था, यानी कि संचरणशील। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे चारागाह की खोज में, क्योंकि ये पशुपालन करते थे। लेकिन जब ये एक जगह रहने लगे, निवास करने लगे, तब इन्हें कृष्टि कहा जाने लगा, क्योंकि ये कृषि करने लगे। तो कृषि करने के लिए एक स्थान पर रुकना पड़ेगा, इधर उधर नहीं जा पाएगा जब तक कि कृषि
ख़त्म ना हो जाए, यानी कि जब तक फसल की कटाई ना हो जाए, इसीलिए उस समय इन्हें कृष्टि कहा जाने लगा। इस समय आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था। ठीक है, तो जो आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था, क्योंकि इसकी तीव्र गति के कारण ही आर्य इस प्रदेश को विजित करने में सफल हुए थे। ठीक है, और ये घोड़े से ही आए थे और हमारे देश को जीते थे। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं आर्यों का राजनीतिक विस्तार। तो आर्यों का महत्वपूर्ण कबीला भरत था। ठीक है, और इनका सबसे महत्वपूर्ण कबीला कौन था? भरत था, जिसका शासक वर्ग त्रितसु कहलाता था। ठीक है, यानी कि जो इनका महत्वपूर्ण कबीला क्या था? भरत था, और इनका शासक वर्ग त्रितसु कहलाता था। ठीक है, इसी वंश के प्रसिद्ध राजा सुदास 5 आर्यों पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहई तथा 5 अनार्यों अकृत, भलानस, पख्त, सीवी और विसानीन के साथ प्रसिद्ध दसराग युद्ध हुआ। ठीक है, यानी कि जो सुदास था इसके और सुदास और 10 जनों के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास ही विजय हुआ था। तो उस युद्ध को कहा जाता है दसराग्य युद्ध। ठीक है, तो ये दसराग्य युद्ध हुआ था किनके बीच? तो सुदास और 10 जनों के बीच हुआ था। ठीक है, और जिसमें सुदास विजयी हुआ था। सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे तथा विरोधी संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। इसी के पश्चात इस देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं वैदिक काल में स्त्रियों की क्या दशा थी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में नारियों की दशा अच्छी थी। विवाह एक पवित्र बंधन माना जाता था। पुत्री को दुहिता कहा गया है। ठीक है, तो इस समय जो थे ऋग्वैदिक काल में नारियों की दशा अच्छी थी और पुत्री को इसे दुहिता कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में नारियों को अर्धांगिनी कहा गया। को याद रखना, शतपथ ब्राह्मण में नारियों को अर्धांगिनी कहा गया। ऋग्वेद में जायदेश्म अर्थात नारी ही ग्रह है। नारियों को अपना पति चुनने की छूट होती थी। विवाह के समय दिया जाने वाला उपहार वृहतु होता था। ठीक है, यानी कि नारियों को अपने वर चुनने के लिए वे स्वतंत्र होती थी। इस समय लोपामुद्रा, घोषा, विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाएं थी। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अपाजु कहा जाता था तथा पिता की संपत्ति में अधिकार प्राप्त था। ठीक है, यानी कि जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, विवाह नहीं करती थी, तो उन स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था और जो पिता का संपत्ति होता था उस पर उसका अधिकार होता था। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और हमारे साथ बने रहे। तो ऑफिशियल लाइन सामान्य ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।